देखो एक शीट होती है ऐसी जिसकी मोटाई नहीं होती है, जैसे आपके कॉपी का पन्ना है, उसकी मोटाई क्या ही गिनोगे, है ना। तो उस पर हम बोल दें कि चार्ज है, तो जो चार्ज इधर से दिखेगा वही चार्ज इधर से भी दिखेगा। बस मेरे क्या मतलब, ऐसा इमेजिन करिए आप कि प्रोटॉन 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 को मिला के आस पास रख के प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब सिंगल लेयर ऑफ प्रोटॉन आप इमेजिन करिए। तो इधर से जो प्रोटॉन दिखेगा वही प्रोटॉन इधर से भी दिखेगा। ऐसा किस में होगा? इसमें होगा, ठीक। मतलब इसमें आप सिर्फ बोलेंगे सर देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसको बोलते हैं थिन शीट ऑफ चार्ज, या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तुम इसको लाइन तार नहीं समझ रहे हो ना, ये तार नहीं है, एक कॉपी के पन्ने जैसा है। इसको बस ये शीट है, हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे आपको ये दिख रहा है साइड इसका, इसको पलट के इधर देखोगे ना ऐसे ऐसे, तो ये पूरा ऐसे दिखेगा। बस मेरी क्या, ये एक शीट है, इट इज नॉट अ लाइन, ठीक। दूसरी शीट होती है जिसकी मोटाई होती है, बस मेरी क्या, ये भी शीट ऐसी है, इसकी मोटाई है, इसको ऐसे देख रहे हैं आप, समझ गए। जैसे तुम्हारी पूरी कॉपी है, तो जैसे ये देखो, ये है ना, ये तो ये इसकी मोटाई है, बात में आ रही क्या, इसकी मोटाई है, और हम इसको आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इसकी मोटाई है अगर हम, और ये कंडक्टिंग शीट है, वो भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है। अगर शीट्स कंडक्टिंग होती हैं, अगर शीट कंडक्टिंग है और हम तुमको शीट पर कोई चार्ज दे दें, तो बताओ वो चार्ज पूरे शीट पर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? शीट कंडक्टिंग अगर है तो चार्ज फैल जाएगा ना। हम तुमसे बोले कि इस शीट के ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस शीट के ऊपर, तो इसके पूरे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा, ठीक। इसके पूरे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। तो अब इसके दो सरफेस हो जाएंगे, एक सरफेस इधर वाला और एक सरफेस इधर वाला, बस में आ रही का। तो इस पे दो तरफ चार्ज होगा, एक तो इस सरफेस पर चार्ज हो जाएगा और एक इस सरफेस पर भी चार्ज हो जाएगा। बोलो समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है? इस शीट के वजह से अगर इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सिर्फ इन्हीं चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो भी होगी। लेकिन अगर इस शीट की वजह से यहाँ पर निकालना है, तो इधर वाले प्लेट के वजह से भी होगा और इधर वाले प्लेट के वजह से भी होगा। ये बात समझ में आती है? तो अगर मान लो इस शीट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस शीट में दो सरफेस हो गया, मान लो S1 S2, तो एक सरफेस के वजह से E होगा, बोलो, दूसरका वाले की वजह से भी तो E ही होगा। बात समझ में आ रही है? दो सरफेस हो गए ना, दो सरफेस हो गए। तो आपको सवाल में ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस बार जेईई में से एक सवाल आया है 2023 में, इस बार नहीं 23 में, वो इसी पर बेस्ड है। अगर आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर थिन शीट नहीं लिखा है, अगर थिन शीट नहीं लिखा है, कंडक्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ मानेंगे। अगर सवाल में कंडक्टिंग नहीं लिखा हुआ है, अगर सवाल में कंडक्टिंग नहीं लिखा हुआ है और थिन का जिक्र, तो आप ऐसा मान लेंगे। अगर बोले अ थिन शीट, अ थिन चार्ज्ड शीट लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे ये है एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट या फिर एन इनफाइनाइटली कंडक्टिंग चार्ज शीट। बस मेरी का दोनों के वजह से आंसर में अंतर आता है। सिर्फ एक नीचे 2 का आंसर डिफरेंस आ जाएगा। देखो ये 2 आ रहा है ना, 2 गुना, और इसका हाफ आ रहा है। सिर्फ इसी नीचे 2 का अंतर आएगा। एक का आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है और उसका आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। इसी का अंतर आता है बस। क्या कंडक्टिंग है ना, क्योंकि इसमें हम चार्ज अगर एक तरफ डालेंगे तो पूरी तरफ फैल जाएगा, दोनों तरफ फैल जाएगा। तुम अगर एक तरफ मान लो कि तुम जैसे मान लो ना कि तुम कोई तार इसमें छुआ दी, इस तार से करंट बाहर की तरफ फ्लो कराई और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा, तो ये चार्ज इधर तो आएगा ही, और वो कंडक्टिंग है तो इधर भी आ जाएगा। लेकिन इस शीट पे अगर तुम करंट फ्लो करा के मतलब किसी तरीके से चार्ज दे रही हो, तो वो तो एक ही तरफ है ना, मतलब एक का तरफ है, इसमें दूसरा तरफ तो है ही नहीं। अगर इसमें दूसरा तरफ नहीं है तो फिर चार्ज जो भी आएगा वो एक ही शीट पर आएगा। बात समझ आ रही मेरी? ऐसा थोड़े कि सर हम इस सरफेस पे दी और इधर आ गया। अरे इसमें इधर है ही नहीं है भाई, आप समझ रहे हो? आप इसमें इधर नहीं है, इधर उधर एक है,
और इसमें इधर उधर अलग अलग है। बात समझ आ रही क्या? तो ये दोनों बातों का अंतर है। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि शीट दो प्रकार की होती है। हम लोग अभी किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? इसके बारे में। अगर ये पता चल गया तो ये तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ये मोटाइयाँ बहुत ज़्यादा थोड़े हैं, ये तो बहुत कम मोटाई है। अरे भैया डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। अरे बोलो, अभी तुम लाइन वायर की वजह से जो फॉर्मूला लिखे हो वो फॉर्मूला तुम क्या लिखे हो? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से E बराबर 2K लैम्डा बाई R। इसमें तुम देख रहे थे कि सर तार कितना लंबा लिया जाए उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। तार की लंबाई सिलेंडर की लंबाई से मतलब नहीं था, सिर्फ किससे मतलब था कि उस तार से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। बस मेरी क्या, इन बातों को ना मन में बोला भी करो, नहीं तो बोलना बंद हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे लाइफ में कभी। कोई तुमसे पूछ देगा ना कि बताओ इसका क्या मतलब है, तो आप चुप रह जाएंगे। ठीक है, आपको आएगा सब लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। तो R डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में कितने दूरी पर आप खड़े हैं ये मैटर करेगा। पास खड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, दूर खड़े तो कम। इस वाले केस में R भी गायब हो जाएगा। मतलब इस वाले केस में आप शीट से कितने दूर पर खड़े हैं इससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। आप पास में खड़े हो चाहे दूर खड़े हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस भी खड़े हो, फर्क नहीं पड़ता इसमें, वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात आपको हम समझाते हैं, प्रूफ करते हैं इसको अभी। ठीक है, तो आप लिखिए स्टेटमेंट, फिर आगे प्रूविंग चलते हैं। लिखिए स्टेटमेंट। हाँ जी, तो अब क्योंकि ये शीट है तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मानना पड़ेगा सिग्मा। लिखिए, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी of the sheet, let sigma be the surface charge density of the sheet। फुल स्टॉप लगाइए, लिखिए from symmetry the electric field from symmetry the electric field on either sides, either में से दोनों में से किसी भी तरफ, the electric field on either sides of the sheet must be perpendicular to the plane of the sheet, to the plane of the sheet, having equal magnitude, having equal magnitude at all the points, having equal magnitude at all the points present at the same distance, present at the same distance। हो गया। देखो ऐसा कोई इनफाइनाइट शीट है जो, मतलब इनफाइनाइट शीट समझ रहे हो, मतलब इस बोर्ड को चारों तरफ से बढ़ाओ, ऊपर भी फेंको, नीचे भी, इधर भी, इधर भी, मतलब ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट ये बोर्ड बढ़ता ही चला जाए, जहां तक देखो तुमको बोर्ड ही बोर्ड दिखाई दे, वो होता है एक इनफाइनाइट शीट। ठीक, मतलब कभी ये खत्म ही ना हो, चलते चला जाए, इनफाइनाइट तक आप चले जाएंगे, है ना। ऐसा इमेजिन करिए, आप डर जाएंगे ना, बहुत वियर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। ठीक है, ठीक। देखो क्या कर रहे हैं हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट शीट है, अभी समझो इस बात को, मान लो यहाँ पर शीट है तो हम शीट का थोड़ा सा हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं। इस शीट से अगर R डिस्टेंस इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है शीट से, सामने नहीं लेना। आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि इधर इधर नहीं जा सकता क्योंकि सारे चार्ज एक झगड़ा करेंगे, बोले सब सीधे निकलो। ठीक है, तो इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर R डिस्टेंस पर निकालेंगे तो इधर जाएगा, और इस साइड पे अगर R डिस्टेंस पर निकालेंगे तो इधर जाएगा। डायरेक्शन अलग अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा R डिस्टेंस पर। सही बात है ना, मैग्नीट्यूड बराबर होगा अगर डिस्टेंस है मेरे। तो अभी तक आपको ये बात नहीं पता है कि डिस्टेंस में मैटर नहीं करता, अभी आपको पता चलेगा।
आपको क्या करना है, आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से निकालना है। तो आप एक काम करिए, आप शीट का एक टुकड़ा एज्यूम कर लीजिए। आपसे हम बोले कि गॉसियन सरफेस दो प्रकार से ये आप एज्यूम करें, एक या तो स्फेरिकल या तो सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो मेरी बात को समझो, हम एक गॉसियन सिलेंडर एज्यूम कर रहे हैं इसमें, ये एक गॉसियन सिलेंडर हम मान रहे हैं। ऐसा एक सिलेंडर समझो, इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है इतना बड़ा सा, जिसको तुम इस शीट के अंदर घुसा दिए हो। ऐसा एक सिलेंडर आप एज्यूम करिए जिसको आप इस शीट के अंदर क्या किए, घुसा दिए। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इस सिलेंडर क्या इस शीट के अंदर घुस करके बाहर निकल गया, ठीक है। अगर ये गॉसियन सिलेंडर शीट के अंदर घुस के बाहर निकल गया तो सिलेंडर सिमेट्रिक होना चाहिए। शीट का इतना एरिया, ये शीट का ये एरिया कट करके सिलेंडर के अंदर घुस गया है। अगर आपसे हम बोले कि इस सिलेंडर का आर लेंथ इधर है, आर लेंथ इधर है, मतलब ये लेंथ भी कितना है आर, और ये भी कितना है आर, जो भी अंदर तक होगा आर, सेंटर से आर डिस्टेंस है, और इसका एक साइड का ये जो बेस का एरिया है वो हम बोल रहे हैं ए है। तो ये एरिया भी कितना होगा, ए होगा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आप समझते हैं, रेगुलर सिलेंडर। तो शीट का कितना हिस्सा सिलेंडर के अंदर आएगा, वो भी तो ए ही होगा। अरे भाई, जितना ये एरिया है, ये एरिया जब घुस रहा होगा तो उतना ही तो काटा होगा ना। आइसक्रीम निकालने वाला चम्मच देखो दुकान के पास जो होता है, वो कितना सरफेस में आइसक्रीम काट पाता है, जितना उसके चम्मच का सरफेस होता है। तो ये कितना सरफेस शीट का काट के अंदर घुसा होगा, जितना इसका सरफेस रहा होगा। तो शीट का कितना एरिया सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, ए। इनफाइनाइट, इतना क्लियर ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है। सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होगा, ठीक है। तो 2 यूनिट एरिया पे 2 सिग्मा, 3 यूनिट एरिया पे 3 सिग्मा। तो चार्ज ऑन ए एरिया, ए इंटू सिग्मा। अरे बोलो, हो जाएगा ना। अब इसको मिटा देंगे, इधर लिखेंगे उसको। अच्छा ठीक है, ए एरिया की बात तो बाद में करेंगे, पहले समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ही जाएगी, शीट से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे निकलेगी ना, ऐसे मतलब जैसे समझो पूरा पूरा हर से बहुत सारी लाइन जा रही हैं, सारी पैरेलल लाइन शीट के परपेंडिकुलर। इसको शीट मान लो और सारी लाइन इधर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज की शीट है, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज शीट, तो सारी लाइंस, ये पॉजिटिव सिर्फ यहीं पे नहीं है, पूरे शीट पर फैला हुआ है इनफाइनाइट लॉन्ग। अगर इस पूरे बोर्ड पर पॉजिटिव चार्ज है तो सारी लाइंस इधर निकलेंगी और इसके उस तरफ उधर निकलेंगी। तो इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा। अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर भी ई निकलेगा। सिलेंडर के पास 3 सरफेस होते हैं अगेन, एक ये वाला बेस, एक ये वाला बेस और एक कर्व वाला बेस। ये जो कर्व है, इस कर्व को जरा आप इमेजिन करिए, यहां पर एक कर्व है, ऐसे एक कर्व है, और ये जो है ना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो बाहर निकल रही हैं, ये जो मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये शीट है, ये कर्व है, और मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो कर्व सरफेस जो है, किसी एक पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही आएगा, टेंजेंट इधर ही आएगा ना। बात समझ आएगा। आप अगर किसी कर्व सरफेस पर सिलेंडर के एक टेंजेंट ड्रॉ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो पूरे सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो सरफेस के हर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के पैरेलल बाहर निकलेगा। बात समझ आ रही है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, है ना। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे बाहर निकल रही है ना, इधर। एंगल कितना,
90। तो क्या कर्व सरफेस एरिया कोई भी फ्लक्स जनरेट करेगा? नहीं करेगा। कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर आप ऐसे मान रहे हैं तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां मान रहे हैं एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही जा रहा है ना, एरिया वेक्टर इधर 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 परपेंडिकुलर हो गया हर पॉइंट पे। तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है क्या? तो फ्लक्स किसके वजह से निकलेगा? सिर्फ इस वाले सरफेस S1 की वजह से और इस वाले सरफेस S2 की वजह से। ठीक है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही है। अरे बोलो N1 बोल लो, इसको N2 बोल लो। इतना क्लियर है क्या? तो इस केस में जो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो A पर करना है और एरिया लिखा हुआ है ना, इसको P बोल लो। इसका एरिया भी A है, इसका एरिया, वैसे सबका एरिया A है, एरिया इसका भी A है, इसका भी एरिया A है, यहाँ अंदर लिख दे रहे एरिया, और इसका एरिया भी A है। ठीक है, और ये सारे सरफेस जो हैं, सारे के सारे सरफेस सब सेम एरिया कैरी कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर, मतलब इस सरफेस को आप S2 बोले, अच्छा S1 बोले। ठीक है, तो मेरी बात समझो, जो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे आप, वो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स एट पॉइंट A, सॉरी S1, फ्लक्स एट सरफेस S1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस और प्लस फ्लक्स एट सेकेंड सरफेस। ठीक है जी, कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कर्व सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर्व सरफेस पे हर जगह एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये बात आपको दिख रही है यहाँ पर, ये भी और ये भी। तो बचा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 और सरफेस 2। देखो हम सब कुछ इतना सिंपल करके इसलिए लिखवा रहे हैं, कहीं डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ छूट जाएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा आपको बाद में। ठीक है जी, सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? क्या आपको सरफेस 1 का एरिया पता है क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम होगा? क्यों सेम होगा? क्योंकि चार्ज, देखो चार्ज यहां है, चार्ज यहां नहीं है, चार्ज यहां पड़ा हुआ है, ये चार्ज शीट ही है ना। अरे शीट तो ये है ना भाई, तो इधर भी r डिस्टेंस तक गए हो, इधर भी r डिस्टेंस तक गए हो, तो जब डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी ना। तो S1 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इंटू एरिया कितना है? सरफेस 1 का एरिया A और E इंटू सेकेंड सरफेस का एरिया भी। तो फ्लक्स कितना बन रहा है? 2EA या 2A ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू A इंटू E। ठीक, ये बना इक्वेशन नंबर 1। ये किससे बना है? फंडामेंटल डेफिनेशन से। अब आप क्या करेंगे? गॉस थ्योरम यूजिंग गॉसेस लॉ। अगर आप गॉस लॉ लगाएंगे, अब गॉस लॉ एकदम वापस है ना, माइंड को फ्रेश करो और दोबारा से गॉस लॉ पे आओ। गॉस लॉ बोलता है कि देखिए, हम बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? उतना ही चार्ज प्रेजेंट है जितना शीट का कटा हुआ हिस्सा प्रेजेंट है, क्योंकि शीट पर ही तो चार्ज है। बस मेरी क्या, तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, लेमडा इंटू ए, सॉरी सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्यों? पर यूनिट एरिया पर चार्ज। ए क्यों? क्योंकि शीट का ए एरिया प्रेजेंट है उसके अंदर, तो गुणा कर देंगे। ये बात समझ आ रही है ना? ये बात समझ आपको आनी भी चाहिए। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2,
ये दोनों इक्वेशन सेम चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे हैं। तो 2 इंटू ए इंटू ई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तुमको आर तो बहुत पहले ही कहीं यूज नहीं आया, आर तो कहीं आया ही नहीं इक्वेशन में। आप चार्ज शीट से कितने दूर खड़े हैं ये तो मैटर ही खत्म हो गया। हाँ, चार्ज शीट का एरिया इक्वेशन में आया है और यहां पर वो भी कट जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको इस फॉर्मूले में के नहीं लाना है, ऐसे ही याद रखना है इसको। बस मेरी क्या, इस फॉर्मूले में सारी चीजें कांस्टेंट ही हैं, है ना। इस फॉर्मूले में सारी चीजें कांस्टेंट हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली थिन चार्ज्ड शीट is independent of its area, is independent of the distance at which the point has been taken to find out the value of electric field। मतलब कि आप इस चार्ज शीट से कितने भी दूरी पर खड़े रहें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या होगी? सेम होगी। आप इस शीट से दूर चले जाएं या फिर इस शीट के पास चले आएं, आप उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन मतलब फील कर पाएंगे। ये बहुत ही अजीब बात है, आपको पता है। अगर आप इस बात को समझने में जाएंगे ना, बहुत अजीब बात है। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? क्योंकि आर तो है ही नहीं ना इसमें। बात समझ आ रही है? जानते हो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। आपको ये बात समझ में आएगा जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो, ठीक है। अरे क्योंकि ऐसा थोड़े कि अगर बीच में कुछ है ही नहीं, अगर बीच में कुछ है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म ही नहीं होगी, वो तो चलते रहेगा ना। तो तुम चाहे यहां खड़े रहो, जैसे हम तुमको गोली मारे और वो गोली का स्पीड क्यों घटता है? क्योंकि मीडियम में होती है गोली। स्पेस में गोली मारेंगे कभी वो रुकेगा? तुम कहीं भी खड़े रहो स्पेस में, वो उतने ही मोमेंटम से तुमको हिट करेगा। तुम उस बंदूक से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी खड़े हो जाओ, लेकिन गोली तुमको उतने ही मोमेंटम से हिट करेगी, चाहे तुम बंदूक ऐसे ऐसे लगा करके मारो, चाहे तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ। अगर गोली हिट करेगी स्पेस में तो सेम प्रकार से हिट करेगी। लेकिन मीडियम में यहां मारे आप मर जाएंगे। आप 2 किलोमीटर दूर खड़े रहे, चांस से ही बच जाएंगे आप, क्योंकि गोली का मोमेंटम घट जाता है। बात समझ आ रही है? और ये तो वैसे भी वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये चलती रहेगी, मुड़ेगी नहीं। लिखिए इसको, लिखिए।